तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये आई दृष्टि की आपकी 10वीं क्लास होने वाली है। पीछे की 9 क्लासेस को आपने देख लिया होगा और आशा कर रहे हैं कि पीछे की क्लासेस और प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दी गई है। तो वो क्लासेस आप साथ-साथ देखते चलिएगा क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है और आपकी आई दृष्टि को भी लगभग आधा कंप्लीट करवा दिया गया है। केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बचा है, जो मे बी शायद अनुभव सर के द्वारा कराया जाना था, इसलिए वो पेंडिंग रह गया है। तो अनुभव सर कहीं गए नहीं है, मे बी कुछ व्यस्तता के कारण वो क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। तो यदि वो क्लासेस नहीं लेंगे, तो हम लोगों के द्वारा ये क्लासेस कंप्लीट करवाई जाएँगी और वो आगे फिर आरओ के बाद आपके साथ बिल्कुल से जुड़ेंगे। तो बेफ़िक्र रहिए आप, आपकी पूरी क्लासेस कंप्लीट करवाई जाएँगी। तो इस क्लास को आप देखते रहिए और पीछे की भी जो प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है, उनको भी आप जाके देखते रहिए और सारी आपकी ट्रिक्स के द्वारा कराई जा रही हैं। क्लास में ही आपको याद करवा दिया जा रहा है और लगभग 1 पेजर नोट्स आपके हर क्लास के बना के निकल के आते हैं। तो आप उनको भी बना के अपने तरीके से बनाइए, जो भी ट्रिक्स हैं या उनको एक पेज पे लिख लीजिएगा। तो पूरी क्लास का जो क्रस्ट है, वो आपका एक पेज में निकल के आ जाता है। तो ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकियां। तो ये आपका साइंस एंड टेक मेजरली जो साइंस एंड टेक का पार्ट है आपका, इसमें वो कंप्लीट करवाया जाएगा और आगे आपका जो डिफेंस का पार्ट रह गया है, तो एक क्लास उसकी और आएगी। तो आपकी यहाँ से लेके आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय को छोड़ आपकी पूरी आई दृष्टि कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, पहली न्यूज पे सीधा चलते हैं। क्या कह रहा है? विश्व का पहला द्रुततम सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो पहली न्यूज है आपकी, जो सबसे फास्टेस्ट आपका सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? एल कैप्टन। तो ठीक है, ये टॉप 500 जो सुपर कंप्यूटर की सूची वर्ष में 2 बार जारी की जाती है। तो ये हर साल मतलब साल में 2 बार निकाली जाती है। तो ये आपका इस बार बताता है कि कौन सा कंप्यूटर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर रहा है। तो ये टॉप 500 एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा ये लिस्ट निकाली जाती है। तो देखिए, इसमें आपका ये लिनपैक बेंचमार्क का प्रयोग करके बताते हैं कि कौन सा सुपर कंप्यूटर सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप है। तो देखिए, सबसे पहले आइए ये इसको लिख लेते हैं हम लोग, एल कैप्टन। ठीक है, एल कैप्टन कौन सा रहा है? ये सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर रहा है। अब इसको याद कैसे रखना? देखिए, एल से आप याद रख सकते हैं इसका क्या? देखिए, एल से आप रख सकते हैं लिनपैक। तो एल से लिनपैक इसका बेंचमार्क याद रख सकते हैं और कैप्टन से आप कैप्टन अमेरिका को याद रख सकते हैं। कैप्टन अमेरिका आपने सीरीज या मूवी देखी होगी, तो कैप्टन अमेरिका याद रख सकते हैं, एल से आप लिनपैक। तो एल कैप्टन आपका जो यूएसए का सुपर कंप्यूटर है, ये टॉप 500 की सूची में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जिसकी पेटाफ्लॉप्स कितनी है? 1772 पेटाफ्लॉप्स पर सेकंड। जो इसका मानक स्पीड होती है, वो 1772 पेटाफ्लॉप्स दी गई है। ठीक है, तो एल कैप्टन कैसे याद रखना है? एल से लिनपैक और कैप्टन से क्या? कैप्टन अमेरिका। तो याद हो गया होगा, एल कैप्टन जो अमेरिका का सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो इस न्यूज पे अब इस न्यूज में समझ गए होंगे कि सबसे नंबर 1 पे कौन सा है? एल कैप्टन। केवल एक ही याद रखना है। वैसे फ्रंटियर पिछली साल भी ये टॉप पर रहा था, ये भी अमेरिका का है, लेकिन आपको केवल टॉप 1 याद रखना है। उसके बाद देखिए, भारत के 6 सुपर कंप्यूटरों को स्थान प्राप्त हुआ है टॉप 500 में। अब इसको याद देखिए कैसे रखना है। जो पहला रहा है, सबसे पहला आपका 162वीं रैंक पर रहा है, कौन सा रहा है? एरावत। कौन सा रहा है आपका? एरावत। एरावत PSAI, लेकिन आपको एरावत। एरावत क्या है आपका? इंद्र का जो इंद्र का हाथी होता है, उसको क्या बोलते हैं? एरावत। एयर आवत मतलब कि उड़ने वाले हाथी को बोलते हैं एरावत, जो इंद्र का वाहन है। ठीक है, तो आपके भारत के 6 सुपर कंप्यूटर इस सूची में रहे हैं और सबसे पहला कौन सा रहा है? मतलब कि जो एरावत रहा है वो 162वीं रैंक पर रहा है। तो याद कैसे रखना है कि 6 भारत के सूची में रहे, टॉप 500 में 6 सुपर कंप्यूटर भारत के रहे हैं। तो 6 और उसके पहले 1 2, 1 2 के बीच में 6। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहला जो एरावत आपका सुपर कंप्यूटर रहा है, उसकी रैंक क्या है? 162। तो ऐसे याद रख सकते हैं, 6 सुपर कंप्यूटर है भारत के और 1 और 2 आगे पीछे लगा देंगे तो रैंक क्या बन जाएगी? 162। तो कुछ ऐसे करके याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखिए, एरावत कौन सा रहा है? सीडेक पुणे का 8.5 जिसकी पेटाफ्लॉप्स पर सेकंड इसकी स्पीड है। केवल आपको क्या रखना है कि कितनी रैंक पर रहा है और कौन से नाम का आपका सुपर कंप्यूटर रहा है भारत का। अब 2 याद रख सकते हैं, अर्का और अरुणिका। अर्का और अरुणिका इसलिए याद रखने हैं क्योंकि ये पीएम मोदी द्वारा इनका 2024 में उद्घाटन किया गया था, इसलिए आपको ये 2 याद रखना है। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत अर्का और अरुणिमा की स्थापना मौसम सुपर कंप्यूटर है, ये मौसम की जानकारी के लिए तैनात किए गए सुपर कंप्यूटर हैं, जिसको 2024 में जिसका उद्घाटन किया गया था। एक बार नजर में रख सकते हैं कि पूछ देगा कि अर्का और अरुणिमा क्या है। एक लाइन वन लाइनर क्वेश्चन आ जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा अर्का और अरुणिमा किससे संबंधित है या क्या है? तो ये क्या है? मौसम की जानकारी के लिए आपके भारत के सुपर कंप्यूटर हैं।
और आप 162 याद ही रख सकते हैं कि टॉप 500 की सूची में 6 भारत के सुपर कंप्यूटर को शामिल किया गया और 1 और 2 पीछे लगाए, तो 162 आप रैंक भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो कुछ सुपर कंप्यूटर के नाम दिए गए हैं और उनके संबंधित संस्थान दिए हैं कि किस संस्थान में इसको लगाया गया है, तैनात किया गया है। तो अगर याद करना चाहें तो देखिए वैसे कुछ-कुछ इंपोर्टेंट आप देख लेते हैं, जैसे परम कामरूप। अब कामरूप को कामाख्या देवी से याद रख सकते हैं, तो कामाख्या देवी कहाँ है? असम गुवाहाटी में, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद चाहे तो आप यूपी की याद रख लीजिए, जैसे परम शिवा है, तो शिव कहाँ सबसे फेमस है? काशी बनारस, तो बनारस से बीएचयू याद रख सकते हैं। गंगा उत्तराखंड से निकलती है, तो उत्तराखंड से ऐसे रुड़की याद रख सकते हैं। उसके बाद आप आईआईटी कानपुर को याद रख सकते हैं, संगणक आईआईटी कानपुर। तो ये 3-4 आप याद रख लीजिए। यदि मिलान या सीक्वेंस या मिलान ही लगाने को आएगा कि एक तरफ दे देगा आपका परम गंगा शिवाय संगणक कामरूप, दूसरी तरफ दे देगा संबंधित संस्थान। तो ये कुछ यूपी के हैं जो अगर पूछे जाएंगे तो इन्हीं में से पूछे जाएंगे, अदरवाइज आप एलिमिनेट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्या कह रहा है? नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन क्या होती है? पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, जो पारगम्य झिल्ली लगाई जाती है आरओ में लगाई जाती है रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए आपकी। तो एक मतलब एक तरफ आपका जो गंदा पानी होता है तो उसके जो अणु होते हैं वो एक ही तरफ रुक जाते हैं और शुद्ध पानी दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये आप फिल्ट्रेशन का काम देखते होंगे जो आरओ करता है, तो इसी को आप रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये क्या क्या नैनोपोरस। नैनोपोरस का मतलब क्या होता है? अति सूक्ष्म छिद्र युक्त संरचना। नैनो का मतलब अति सूक्ष्म और पोरस का मतलब होता है छिद्र। नैनोपोरस क्या हुआ? अति सूक्ष्म छिद्र युक्त संरचना। ठीक है, और मल्टीलेयर्ड का समझ रहे होंगे, मल्टीलेयर मतलब कि कई परतों में, और पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन। तो किसके ये क्या है? सबसे पहले तो ये समझते हैं, डीआरडीओ के द्वारा ये तैयार की गई है नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन। अब ये है क्या? ये क्या करती है? यह नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक झिल्ली वास्तव में रिवर्स ऑस्मोसिस, आपको जो बताया था ना, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है, जो पानी शुद्ध पानी को एक तरफ कर देती है, उसके जो कंकड़ पत्थर या जो भी गंदगी होती है उसको एक तरफ रोक देती है। तो आरओ आधारित एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली है, जो समुद्री जल से लवण एवं सूक्ष्म अशुद्धियों को छानकर शुद्ध जल प्राप्त करने में सहायक होती है। तो ये समुद्री जल का विलवणीकरण करती है, मतलब उससे जो भी उसमें लवण और सूक्ष्म अशुद्धियां होती हैं उनको छानकर पीने योग्य जल बना देती है। कौन? आपका नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक जो मेम्ब्रेन बनाई गई है डीआरडीओ के द्वारा। तो सीधा पूछेगा नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड जो मेम्ब्रेन या पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन बनाई गई है किसके द्वारा तैयार की गई है? तो या तो आपके डीआरडीओ पूछेगा या ये पूछेगा कि इसका कार्य क्या है। तो ये क्या करती है? समुद्री जल को पीने योग्य जल में कन्वर्ट करती है। तो समझ गए होंगे, वन लाइनर का ये फैक्ट है। उसके बाद चलते हैं, स्वदेशी रूप से विकसित भारत पूर्वानुमान प्रणाली, भारत फोरकास्ट सिस्टम। तो ये भारत फोरकास्ट सिस्टम है, ये स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं, भारत पूर्वानुमान प्रणाली को पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM, आपने सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। तो ठीक है, जो मौसम का पूर्वानुमान वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देखता है, तो ये आपका कहाँ है? पुणे। तो IITM ये पुणे आपका क्या बना रहा है? भारत फोरकास्ट सिस्टम। ठीक है, जिसमें आपका सुपर कंप्यूटर अर्का लगाया जा रहा है। अर्का और अरुणिका आपको पीछे सुपर कंप्यूटर में बताया था, जहां आपको एरावत भी बताया था। तो एरावत की रैंक 162 आपको याद कराई थी, और अर्का और अरुणिका भी बताया था। तो IITM पुणे कहाँ अर्का सुपर कंप्यूटर लगाकर आपका IITM पुणे में भारत फोरकास्ट सिस्टम बना रहा है। ठीक है, तो भारत फोरकास्ट सिस्टम के संचालन हेतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर अर्का स्थापित किया है। इसकी शायद यहाँ शक्ति गलत दी गई है। ठीक है, तो ये आप इग्नोर करिए। यहाँ केवल आपको क्या क्या याद रखना है? भारत फोरकास्ट सिस्टम किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? या भारत पूर्वानुमान प्रणाली। तो IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे के द्वारा ये विकसित किया जा रहा है, जो किसके? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। तो बस केवल इतनी सी आपको न्यूज याद रखनी थी इसमें। उसके बाद चलते हैं क्वांटम कंप्यूटर। अभी सुपर कंप्यूटर देखा है, अब देखेंगे क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर जिसमें क्वांट के आधार पर, मतलब कि जिसमें क्वांटम तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हुआ आपका? क्यू, देखिए ऐसे है, ये क्यू पाई AI एक ये आपका स्टार्टअप है जिसके द्वारा क्वांटम सुपर कंप्यूटर जिसके द्वारा क्यू पाई इंडस क्वांटम सुपर कंप्यूटर तैयार किया गया है। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए युग में प्रवेश करते हुए पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटर,
पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया है। ऐसा करने वाला भारत 7वां देश बना है, आगे देखेंगे। ऐसा करने वाला भारत 7वां देश बना है क्वांटम कंप्यूटर तैयार करने वाला। तो पूछेंगे क्यूपाई एआई इंडस क्या है? सबसे पहले तो ये क्या है आपका क्वांटम कंप्यूटर, किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो क्यूपाई एआई है आपका एक स्टार्टअप है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो स्टार्टअप का क्या नाम है? क्यूपाई एआई के अनुसार बेंगलोर स्थित एक स्टार्टअप क्यूपाई एआई है, जिसके द्वारा क्यूपाई एआई इंडस क्वांटम सुपर कंप्यूटर तैयार किया गया है। इसके लिए भारत में क्या चल रहा है? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन भी चल रहा है, ठीक है। तो इसकी आप ये भी याद रख सकते हैं 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट क्षमता है इसकी। किसकी? क्यूपाई एआई जो आपका इंडस सुपर कंप्यूटर है उसकी 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट क्षमता है, ठीक है। तो यहाँ से आगे चलते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन आपको बताइए 2023 में स्टार्ट किया गया, एक लाइन के लिए याद रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं सीधा। देखिए भारत एक ऐसा मिशन आरंभ करने वाला 7वां देश, तो ये बताया था आपको 7वां, आपके वन लाइन उसमें डाल देगा स्टेटमेंट में कि चौथा देश बन गया है, क्योंकि भारत मोस्टली चौथा देश चंद्रमा मिशन भेजने वाला है, सॉफ्ट लैंडिंग कोई भी तीसरा चौथा पांचवा, लेकिन ये 7वां डाल देगा तो शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए एक बार इसको ध्यान में रखिएगा कि सुपर कंप्यूटर क्वांटम एआई इंडस स्टार्ट करने वाला मतलब तैयार करने वाला भारत 7वां देश ऐसा बना है। और ये भी याद रखिएगा 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है। क्या किया गया है? अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष। तो किसके द्वारा? यूएन द्वारा 2025 को। और 2025 को एक और भी देखेंगे, आपको एक क्रिटिकल मिनरल ईयर भी घोषित किया गया, आगे पढ़ेंगे तो उसको भी उसी टाइम इसको भी समझा देंगे आपको कि कैसे याद रखना है इसको, ठीक है। अमरावती पहला क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम के ऊपर भी, क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर भी 3-4 न्यूज है, तो उनको एक साथ देखेंगे। तो अभी क्या देखा? क्यूपाई एआई इंडस देखा हमने। क्यूपाई एआई द्वारा जो बनाया गया है क्या था? वो सुपर कंप्यूटर था आपका, क्वांटम कंप्यूटर था सॉरी। उसके बाद देखा क्या? अमरावती। अमरावती क्या हुआ? पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बना है। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ने सरकार द्वारा नवगठित राजधानी अमरावती में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। तो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कौन बना है? अमरावती। कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और टीसीएस और एलएनटी का सहयोग हुआ है, ये भी थोड़ा सा याद रखने को रख सकते हैं। लेकिन वो सीधा लाइन पूछेगा कि पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो बना है कहाँ बना है, तो अमरावती देगा या फिर आंध्र प्रदेश पूछेगा आपसे। तो ठीक है, आप आगे चलते हैं। क्यूबिट, क्यूबिट भी एक बार देख लीजिएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग में एक विशेष प्रकार की क्यूबिट नामक इकाई का उपयोग करके का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग क्वांटम कंप्यूटर सूचना को संग्रहित और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। तो सूचना को संग्रहित और प्रोसेस करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो उस मानक या इकाई को क्या कहते हैं? क्यूबिट। तो ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर किस पे काम करता है? क्यूबिट्स पे काम करता है। तो इससे आप क्यूबिट समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। पहले देख लीजिए ये और देख लीजिए ये भी, क्योंकि आपकी क्वांटम चिप है तो क्वांटम पे ये वाली भी न्यूज देख लेते हैं। वो कह रहा है मेजराना 1 माइक्रोसॉफ्ट की विकसित की हुई प्रायोगिक क्वांटम प्रोसेसर चिप। तो क्वांटम प्रोसेसर चिप जिसमें पहली बार टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स का प्रयोग किया गया है, टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स का उपयोग किया गया है, वो कौन सी चिप है? पहली क्वांटम प्रोसेसर चिप। अब मेजराना किसके द्वारा तैयार की गई है? माइक्रोसॉफ्ट। तो देखिए याद कैसे रख सकते हैं इसको, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में देखिए MAJORANA मेजोराना, और बनाई किसने है? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो दो चीजों से या तो एम से एम याद रख सकते हैं, या आप मेजर और माइक्रो, मेजर बड़ा माइक्रो छोटा, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं। तो मेजर और माइक्रो, तो आप ऐसे भी। और एक देखिए यहाँ भी दिया गया है आपका अमेजन का ऑसलेट, ठीक है। अमेजन का ऑसलेट, तो आ से आ को राइम बना सकते हैं, तो आ से आ मिला सकते हैं, माँ से माँ, तो आपको यहाँ से आपकी क्वांटम चिप याद हो जाएगी, ठीक है। केवल इसमें इतना ही याद रखना है। अब आपकी एक न्यूज ऊपर छूट गई थी, भारत का 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र तैयार किया गया है। तो भारत का 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो तैयार किया गया है वो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कौन सा? रावतभाटा। आपका रावतभाटा कहाँ है? राजस्थान में। तो इसकी 7वीं इकाई तैयार की गई है। तो ये आपका 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो आप कैसे 25 से याद रख सकते हैं? 25, तो 5 + 2, 5 + 2 हो जाएगा 7। अब 7 से ही आप क्या याद रख सकते हैं कि इसकी क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट। तो 25 कैसे? 5 + 2 7, और 7वां ये राजस्थान कौन सा है? रावतभाटा स्थित राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन की यूनिट 7वीं। तो 7 कैसे? 5 + 2 7, और 7 से आप 700 यूनिट इसकी क्या रख सकते हैं? 700 मेगावाट क्षमता है इसकी, किसकी? इस रिएक्टर की। तो आपको दोनों फैक्ट याद हो गए होंगे। 25वां परमाणु रिएक्टर आपका कौन सा बना है? तो आप बताएंगे रावतभाटा की 7वीं इकाई। 7 कैसे याद रखेंगे? 5 + 2 25, 5 + 2 7,
तो इसकी 7वीं यूनिट। और कितनी क्षमता है इसकी? तो 700 मेगावाट। तो आपको सब 7 से इसका राइम कर लेना है, 7 से एक्रोनिम करके आप याद रख सकते हैं। अब अगली न्यूज़ पे चलते हैं। एक देखिए प्रोजेक्ट वाटर वर्थ चल रहा है। प्रोजेक्ट क्या चल रहा है? वाटर वर्थ। किसके द्वारा? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा के एआई संचालित सबसी केबल परियोजना है ये। तो प्रोजेक्ट वाटर वर्थ क्या है? जो मेटा फेसबुक जो है ना, फेसबुक के द्वारा क्या चलाया जा रहा है? आपका एआई संचालित सबसी केबल परियोजना। सबसी मतलब समुद्र के नीचे की जो केबल बिछाई जाती है, जिससे इंटरनेट कनेक्शन आपका प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको बिछाने का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। तो ये लगभग 5000 किलोमीटर लंबा है और 7000 मीटर। तो ऐसे याद रख सकते हैं 5-7, 5000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई है, जो भारत, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका कई देशों को जोड़ेगा। तो ठीक है, समुद्र के नीचे लगभग 7000 मीटर के नीचे इसको बिछाया जाएगा और 5000 किलोमीटर लंबी ये केबल लाइन बिछाई जाएगी। तो क्या है? प्रोजेक्ट वाटर बर्थ से, वाटर से याद हो जाएगा, वाटर बर्थ, वाटर वाटर के नीचे। तो समुद्र के नीचे 7000 मीटर की गहराई पर 5000 किलोमीटर से अधिक लंबी एक केबल लाइन बिछाई जाएगी, जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड कराती है, तो केबल के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन चलाया जा रहा है आपका। तो महत्वपूर्ण खनिज, देखिए अब क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? वे खनिज जो स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, उच्च प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय नेशनल जो सिक्योरिटी हेतु बहुत जरूरी होते हैं, जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स कहलाते हैं। तो किसके लिए? क्लीन एयर के लिए, मतलब स्वच्छ ऊर्जा के लिए, उच्च तकनीक के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो जरूरी होते हैं, उनको क्या कहते हैं? आपके क्रिटिकल मिनरल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हर देश में नहीं पाए जाते हैं, किंतु उनकी उपलब्धता में कमी और कुछ भौगोलिक स्थानों तक। तो ये कुछ भौगोलिक स्थान, जैसे चाइना में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ या क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसको रेयर अर्थ मिनरल्स भी कहते हैं, तक उनका संकेंद्रण होने से आपूर्ति श्रृंखला कमजोर हो सकती है, क्योंकि कुछ स्थानों तक ही इनके संकेंद्रण होते हैं। जैसे जब भी चाइना और अमेरिका का वॉर होता है या टेंशन बढ़ती है, तो चाइना रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई रोक देता है। तो इस प्रकार इसकी टेंशन बढ़ती जाती है, इसीलिए ये मुद्दा चर्चे में आ जाता है बार बार। भारत सरकार ने 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का शुरुआत की थी। 2025 कैसे याद रख सकते हैं? क्योंकि 2025 ही कितना क्रिटिकल ईयर है, देखेंगे अगर तो इंडिया के लिए तो खासतौर से कितना क्रिटिकल हुआ। पहले पहलगाम की घटना हो गई, एयर इंडिया जो फ्लाइट का भी आपने दुर्घटना देखी होगी। तो काफी पूरा साल, अभी 6 ही महीने गुजरे हैं, फिर भी देखिए कितनी दुर्घटनाएं हो गई हैं। वॉर हो गया पाकिस्तान से, तो ये कितनी दुर्घटना, कितना क्रिटिकल ईयर रहा है। तो ऐसे याद रख सकते हैं 2025 नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत कब हुई? 2025 में। पूछा जा सकता है ये आपको, क्योंकि आयोग ना क्रिटिकल मिनरल के बारे में कई बार पूछता रहा है, कौन कौन से क्रिटिकल मिशन है, या किसकी रैंक ऊपर रही, किसकी रैंक, या सबसे ज्यादा क्रिटिकल मिनरल मिशन, या कि आपके रेयर अर्थ मेटल कहाँ, मिनरल कहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए आपको ये याद रखना है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आपका कब का है? ये 1957 का है। तो 1957 का आपका ये खनन एवं खनिज विकास व विनियमन अधिनियम 1957 का है ये आपका, और ये 2023 में इसको संशोधन किया गया है, इसलिए ये इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है मिनरल्स के बारे में। तो 24 खनिजों की पहली सूची भाग डी को जोड़कर केंद्र सरकार को उनके खनन पट्टे नीलाम करने के लिए विशेषाधिकार दिया गया है। तो इसमें देखिए सरकार द्वारा अधिसूचित 30 खनिजों की सूची जारी की जाती है। अब जिसमें से 30 में से 24 ऐसे रेयर अर्थ मेटल या मिनरल्स होते हैं, जिनकी नीलामी या खरीद बिक्री कौन करेगा? केवल केंद्र सरकार खरीद करती है। जो मेन आपके मिनरल्स होते हैं, जो आपके मुख्य खनिज होते हैं, उसके बाद जो 6 गौण खनिज बनते हैं, उसको राज्य सरकार को हैंडल करने दिया जाता है। तो 30 MMDR में 30 मिनरल्स दिए गए हैं, जिसमें आपके 24 जो मिनरल्स हैं, वो आपके कौन? केंद्र सरकार को उनके खनन पट्टे और नीलाम करने का विशेषाधिकार दिया गया है। उसके बाद जो 6 गौण या जो मतलब सब मिनरल्स बचते हैं, उनका अधिकार किसको? राज्य सरकार को दिया गया है। तो अब केवल इतना याद रखिए कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आपका 1957 का, उसमें कितने मिनरल्स हैं? 30 मिनरल्स हैं, जिसमें से 24 मिनरल्स आपके केंद्र सरकार उसको नीलाम और खनन पट्टे के लिए विशेषाधिकार उनको प्राप्त है। आगे देखते हैं। अब देखिए ये भी एक न्यूज़ है, जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार खोजा जाना भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा लिथियम के भारत में भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में पाए गए या जाते हैं, क्योंकि लिथियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? सबसे ज्यादा ईवी या ब्लैक बैटरी में। जो भी आपकी बैटरी में लिथियम बैटरी आपने सुना होगा, फोन में भी आपकी लिथियम बैटरी होती है, बैटरी के निर्माण में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। अब ये भी पूछ सकते हैं, यहाँ दिया गया है तो पढ़ ही लेते हैं। सौर ऊर्जा मतलब कि सौर ऊर्जा में कौन कौन से रेयर अर्थ मेटल की आवश्यकता होती है? जैसे क्या हुआ? सिलिकॉन, इंडियम,
टेल्यूरियम, इंडियम या गैलियम। तो इसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक बना सकते हैं, इंडियम से आप इंडिया बनाइए, इंडिया इंडिया की, गैलियम से आप बनाइए गली गली, इंडिया की गली गली में सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। ठीक है, जो आपने देखा पीएम सूर्य घर बिजली योजना, हर घर घर में बिजली लगाई है, स्ट्रीट लाइट पे बिजली मतलब सोलर प्लेट्स लगा दी गई हैं। तो कैसे याद रखना है, इंडिया की गली गली में सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। तो सोलर ऊर्जा के लिए आप क्या याद रखिएगा, इंडियम, इंडियम से इंडिया, गैलियम से गली गली, और सोलर प्लेट से सिलिकॉन याद रख सकते हैं। तो एक बार आपको रफ करके फिर से दिखा देंगे, एक दी समझ नहीं आ रहा है तो इंडिया की गली गली में, देखिए इंडियम से इंडिया और गैलियम से गली गली, इंडिया की गली गली में सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, सोलर से आपका सिलिकॉन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, इंडिया की गली गली में सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। तो आप इसको ये याद रख सकते हैं कि सौर ऊर्जा में कौन कौन से रेयर अर्थ मेटल्स का यूज होता है। अब देखते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा में कौन सा रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ मृदा तत्व कौन कौन से होते हैं, डिप्रोशियम और न्योडीनियम, नियोडीनियम और डिप्रोशियम। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं कि जैसे पवन है, पवन कोई पवन नाम का व्यक्ति है, तो वो या तो उसकी न्यूड या वो किसी की न्यूड, न्यूड मतलब आप समझते होंगे अश्लील फोटो या वीडियोस। तो न्यूड जब वायरल हो जाती है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है, डिप्रेशन। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जब पवन की न्यूड्स वायरल हो जाती है, न्यूड वायरल कर देता है, तो उसे डिप्रेशन आ जाता है। कुछ भी आप बेतुकी यदि ट्रिक भी बनाएंगे ना, तो उससे भी आपको याद हो जाएगा। तो आप याद रख सकते हैं डिप्रेशन और न्यूड से। ठीक है, अब उसके बाद ईवी और ऊर्जा भंडारण, मतलब कि बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों में बैटरी का यूज होता है। तो लिथियम तो आप जानते हैं, लिथियम का प्रयोग बैटरी में होता है। उसके बाद निकल और कोबाल्ट, तो निकल और कोबाल्ट भी याद रख सकते हैं। यदि कोबाल्ट नहीं होता है तो बोल्ट से याद रख सकते हैं कि बैटरी में बोल्ट का प्रयोग होता है। वैसे लिथियम, निकल, कोबाल्ट इजी होता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। केवल आपको याद कौन कौन से रखने हैं, आपको सबसे पहले याद रखना है सौर ऊर्जा का, इंडिया, गली गली और सोलर प्लेट्स। तो इंडियम, गैलियम, सिलिकॉन। उसके बाद पवन ऊर्जा, पवन का आप से न्यूट से और डिप्रेशन से याद रख सकते हैं। तो आपको ये दोनों याद हो जाएगी। कुछ भी आप अपने मन में बेतुकी भी ट्रिक बना सकते हैं, केवल आपको एग्जाम में याद करना है, मतलब एग्जाम में आपको सही आंसर करना है। किसी भी प्रकार आपका एन केन प्रकार, किसी भी प्रकार से आपको आंसर सही करना है। अब देखिए यहाँ दिया गया है दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ मेटल। तो ये आपको पता है चाइना में ये सबसे ज्यादा होते हैं रेयर अर्थ मेटल, भारत में भी पाए जाते हैं। भारत में इसका 5वां स्थान है रेयर अर्थ मेटल के मामले में। और ये देख लीजिए, अपने नाम के विपरीत ये प्रकृति में मध्यम रूप से प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इतनी केंद्रित अवस्था में नहीं है कि उनकी आर्थिक रूप से दोहन किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति में, मतलब अपने नाम से विपरीत, नाम क्या है, दुर्लभ मृदा तत्व। दुर्लभ मृदा तत्व से आप क्या समझेंगे कि ये तत्व मृदा में दुर्लभ रूप से पाए जाते हैं, लेकिन इसका ऐसा मतलब नहीं, ये मृदा में या मतलब ये पृथ्वी पर काफी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ये एक जगह संकेंद्रण, मतलब एक जगह केंद्रित नहीं होते, एक ही जगह एक साथ नहीं पाए जाते, इसलिए इनका उत्खनन करना काफी कठिन हो जाता है। अब जैसे भारत में ही देख लीजिए, भारत की रेत में जो मोनाजाइट बालू, मोनाजाइट मतलब रेत में पाई जाती है, मोनाजाइट रेत पाई जाती है, उसमें बहुत रेयर अर्थ मेटल होते हैं, लेकिन वो पूरे कोस्टल एरिया में फैली होती है, तो उसका उत्खनन या उसको निकालना काफी टफ हो जाता है। इसलिए रेयर अर्थ मेटल अपने नाम के विपरीत पाए तो पूरी पृथ्वी पर काफी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उनका एक जगह संकेंद्रण, एक जगह नहीं इकट्ठे पाए जाते हैं, इसलिए उनका उत्खनन करना टफ हो जाता है। ठीक है, टॉपिक ये समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक देखते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट न्यूज है मेरे हिसाब से। तो भारत का हरित इस्पात वर्गीकरण, मतलब कि ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी। अब ग्रीन स्टील का मतलब क्या हुआ, देखिए ग्रीन स्टील का मतलब क्या हुआ, स्टील बनाने में CO2 का आप कितना उत्सर्जन कम कर रहे हैं, या कितनी आपकी उत्सर्जन तीव्रता में कमी आ रही है। कि आप मान लीजिए पहले एक टन स्टील उत्पन्न करने में मान लीजिए आप 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहे हैं, तो वही ग्रीन स्टील बनाने में आप आधा कर दें, 500 कर दें, तो वो आपकी ग्रीन स्टील हो गई। उसके अनुसार आपका वर्गीकरण किया जाता है, रेटिंग दी जाती है आपको कि आपका स्टील 5 स्टार, आपका ये स्टील 5 स्टार है, 4 स्टार है। जिस प्रकार आपके अप्लायंसेस को रेटिंग दी जाती है ना कि 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टार एसी, उसी प्रकार ग्रीन स्टील, इंडिया ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी। तो ये भारत हरित इस्पात के वर्गीकरण को जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसीलिए आपको इसको याद रखना है, विश्व का पहला देश बन गया है, इंडिया फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी। तो ये आप इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, रेटिंग देना है ग्रीननेस के आधार पर, जो आपको समझाई दिया गया है कि कितनी उत्सर्जन तीव्रता या कितनी CO2 को आप सोख कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं, या आप उतनी
उससे ज्यादा करने में आप कितनी कमी कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल आप ये समझिए कि ये CO2 को केवल कम करना है, तो आप जितनी CO2 कम करेंगे तो उतना स्टील आपका ग्रीन स्टील कहलाएगा। केवल आपको वन लाइनर याद रखना है कि अब जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कौन सा देश ऐसा है जो विश्व का पहला देश बना है जो ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी को स्टार्ट करने वाला देश है, तो आप याद रखेंगे भारत है। अब चलते हैं MACE में एक विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेन्कोव वेधशाला, विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेन्कोव वेधशाला, ठीक है। तो ये कहाँ स्थापित की गई है, ये आपकी हानले लद्दाख में स्थापित की गई है। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं चेरेन्कोव क्या होता है। चेरेन्कोव क्या होता है, जब आपका कोई आवेशित कण, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन हुआ, तो कोई आवेशित कण जब आपका प्रकाश से तीव्र गति से, जो लाइट से भी तेज चलता हो, ठीक है, तो किसी पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश की गति से तेज यात्रा करता हो और जब वो नीला प्रकाश उत्पन्न करता है, मतलब ऐसा नीला प्रकाश जो कोई आवेशित कण के द्वारा उत्पन्न होता है, कब, जब वो कोई पारदर्शी माध्यम में ट्रेवल करता है, किससे, प्रकाश के गति से भी तीव्र गति से। तो आप सीधी वन लाइनर में समझिए कि यह एक नीला प्रकाश होता है। तो विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेन्कोव वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है, तो ये आपकी लद्दाख हानले में स्थापित की गई है। रफ करके एक बार फिर से दिखा दें, चेरेन्कोव वेधशाला आपकी हानले लद्दाख में स्थापित की गई है। किसके द्वारा स्थापित की गई है, देखिए पहले आपको मेक का फुल फॉर्म दिखाते हैं। तो देखिए मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेन्कोव एक्सपेरिमेंट, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेन्कोव एक्सपेरिमेंट, एशिया में स्थित सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेन्कोव दूरबीन है ये। तो ये एशिया की सबसे बड़ी है और विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेन्कोव वेधशाला है। तो चेरेन्कोव का आपका मतलब समझा दिया था कि नीला प्रकाश जो किससे आवेशित कण के प्रकाश से भी तेज गति में किसी पारदर्शी माध्यम में ट्रेवल करने से उत्पन्न होता है। तो आप चेरेन्कोव समझ गए होंगे। अब मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेन्कोव एक्सपेरिमेंट या वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी आपकी ये हानले लद्दाख में स्थापित की गई है और ये एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची, तो याद रखेंगे एशिया की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है। और इसको स्वदेश में ही निर्माण किया गया है इसका, किसके द्वारा, भाभा परमाणु ऊर्जा संस्थान केंद्र, बार्क के, BARK, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसको स्वदेश मतलब अपने देश में ही तैयार किया गया है। तो आपको ये याद रखना है। और इसका आपका कार्य देखना है तो कार्य देख लीजिए, खगोल भौतिकी एवं कॉस्मिक रे अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है, उच्च ऊर्जा गामा किरणों का अवलोकन करेगी ये, ठीक है। तो ये आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे। उसके बाद चलते हैं, अगर ये भी याद रखना, एक लाइन ये भी याद रख सकते हैं, HESS है सेकंड विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चेरेन्कोव दूरबीन है, ये नामीबिया में स्थापित की गई है। वैसे पूछा नहीं जाना चाहिए, आपको पहला ही याद रखना क्योंकि पहला भारत में ही बना है, इसलिए पहला ही याद रखना है। दूसरा एक केवल मतलब दिमाग में फिट कर लीजिए कि अच्छा दूसरी कोई मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं बनी है, कि अफ्रीकन कंट्रीज में जैसे नामीबिया में स्थापित है, इसलिए शायद थोड़ा सा दिमाग में दूसरे नंबर का ना आए। आपको चाइना डाल दे तो शायद लगेगा कि चाइना में है, ये USA में है, तो इस प्रकार कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए इसको हाईलाइट करके आपको दिया गया है। ये विज्ञान धारा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ से इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन खत्म होता है। अब हम स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, जो पर्यावरण, जो अपना इन्वायरमेंट का टॉपिक है उसको अपन स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक देखते हैं इसका, इन्वायरमेंट का पहला टॉपिक क्या है, भारत में नए रामसर स्थल। तो पहले तो रामसर के बारे में जान लेते हैं कि आपका रामसर का जो सम्मेलन 1971 को रामसर में हुआ था, किसके लिए हुआ था, देखिए रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। तो किसके लिए, वेटलैंड्स जो होते हैं आपके आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, जो ईरान के शहर रामसर में 1971 को एक समझौता हुआ था। तो याद क्या रखना है, 1971, और रामसर जगह कहाँ है, ईरान में। तो ईरान के शहर रामसर में 1971 में ये स्टार्ट हुआ था। और ऐसे याद रख सकते हैं कि 11 साल बाद 1982 में भारत इसका सदस्य बना। तो भारत वर्ष 1982 में इस कन्वेंशन के तहत शामिल हुआ था। अब देखिए ये आपको हो गई क्या, एक न्यूज। और एक और चीज जान सकते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर। तो ये आपका मैन एंड बायोस्फीयर भी किससे संबंधित है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। तो मैन एंड बायोस्फीयर से भी आप याद रख सकते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्या याद रखना है, 1971 ईरान का रामसर शहर, और आपको 11 साल बाद याद रखना है 1982 में भारत इस कन्वेंशन में शामिल हुआ। अब देखेंगे क्या न्यूज क्या है, न्यूज है कि राजस्थान के 2 आर्द्र भूमियों को, खीचन और मेनार, 2 को नए रामसर स्थलों में जोड़ दिया गया है।
तो कितने टोटल रामसर साइट्स हो गई हैं? 91 91 रामसर साइट्स हो गई हैं। और इसी से आप याद रख सकते हैं यूपी में कितनी है। तो 9 + 1 करेंगे तो आपका 10, वैसे तो 10 यूपी की भी याद है, लेकिन आप यूपी से भी आप टोटल याद रख सकते हैं कि 9 + 1 तो 91 आपकी टोटल रामसर साइट्स इंडिया में हो गई हैं। अब आपको याद कर देखिए, राजस्थान की केवलादेव और सांबर भी याद है, तो 2 राजस्थान की जोड़ी गई है, 2 पहले से थी। तो अब कैसे याद रख सकते हैं? यदि राजस्थान को आपको याद रखना है तो इसकी ट्रिक क्या बना सकते हैं कि राजस्थान के किले और मीनार पर खुरचन आ गई। खुरचन मतलब कि आप खुरचन मान सकते हैं कि घिसावट, दरारें, ये सब तो खुरचन से याद रख सकते हैं। तो किले, मीनार और खुरचन, तो राजस्थान के किले और मीनारों पर खुरचन आ गई है। तो इससे देखिए, किले से आपका केवलादेव हो जाएगा, मीनार से आपका क्या हो जाएगा? मेनार, मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, और खुरचन से आपका ये हो जाएगा खीचन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राजस्थान के जो सारे, राजस्थान देखिए वैसे तो किलों का उसको राज्य बोला जाता है, तो राजस्थान के किले और मीनार पर खुरचन आ गई। तो किले से आप केवलादेव याद रख सकते हैं, और मीनार से आप क्या याद रख सकते हैं? मेनार, और खुरचन से खीचन। तो आपको 3 राजस्थान के ये याद हो गए। और एक और आप जो सांभर, आपको सांभर तो आप वैसे ही सांभर लेक तो इतनी फेमस है तो कर ही लेंगे। तो मेनली आपको मीनार और खीचन याद कराना था, उसके लिए आपकी राजस्थान की ट्रिक बनाइए, किले और मीनार पर खुरचन आ गई, ऐसे भी आप ट्रिक से बना के याद रख सकते हैं। सीधा एग्जाम में आएगा कि अभी हाल ही में जोड़ी गई 2 आर्द्र भूमियां कौन कौन सी हैं, तो मीनार और खीचन, ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, मेनार गांव के बारे में भी एक न्यूज दी गई है कि इसको वर्ल्ड विलेज, पक्षी ग्राम का उपनाम मिला है। किसको? मेनार को। और उत्तर प्रदेश में 10 है और तमिलनाडु में 20 है। ये तो पता ही है कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, सबसे ज्यादा वेटलैंड है, और यूपी में कितने हैं? 10 हैं। तो इसकी रैंक से भी आप टोटल याद रख सकते हैं, 9 + 1 10, तो मतलब 91 आप याद रख सकते हैं टोटल रामसर साइट्स हैं भारत में। अब आर्द्र भूमियों के बारे में देख सकते हैं। आर्द्र भूमियों पर रामसर अभिसमय के अनुसार दलदली भूमि वाले क्षेत्र, जलभरण वाले इलाके, शुष्क क्षेत्र, इन सभी को रामसर साइट्स की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। सीधा देखिए, समुद्र जल के ऐसे क्षेत्र जिनकी गहराई कम ज्वार, लो टाइड से 6 मीटर से अधिक नहीं होती है, वे आर्द्र भूमियां कहलाते हैं। तो वेटलैंड्स तो आप इजीली जानते ही हैं। और यहाँ देखते हैं तमिलनाडु के 20 वेटलैंड दिए गए हैं। अब यूपी के जो 10 वेटलैंड दिए गए हैं ना, उनको हमें याद करना है कि यूपी में 10 वेटलैंड किस किस जिले में आते हैं। तो इनको अच्छे से याद करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा है आपका ऊपरी गंगा। तो ऊपरी गंगा आपका कहाँ से है? ब्रिज घाट से नरौरा तक। तो आपका ब्रिज घाट कहाँ है? ब्रिज घाट है आपका गाजियाबाद में, और नरोरा कहाँ है? बुलंदशहर में। तो ये नहीं पूछा जाएगा वैसे। ऊपरी गंगा जो नदी आपका वेटलैंड है, ये ब्रिज घाट से लेके नरौरा तक। तो ब्रिज घाट आपका गाजियाबाद में, और नरोरा आपका बुलंदशहर में। अब देखिए, अब आपका हो गया नवाबगंज। तो नवाब से आप क्या रखेंगे? नवाब। देखिए, अगर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, यदि नहीं दिख रहा है, ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो नवाबगंज से आप उन्नाव, तो नवाब उन्नाव, नवाब उन्नाव ऐसे बोलेंगे ना, नवाब उन्नाव, नवाब उन्नाव। तो ठीक है, ऐसे आपको नवाबगंज आप समझ गए होंगे। पार्वती अर्गा, पार्वती भगवान, तो आप गॉड से याद रख सकते हैं, गॉड से गोंडा। पार्वती गॉड मतलब गॉडेस है एक प्रकार से तो, लेकिन पार्वती से गॉड, गॉड गोंडा। ऊपरी गंगा आपको बताया ब्रिजघाट से नरौरा तक, ये पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अब जब 10 के 10 याद करेंगे तो 10 की 10 ट्रिक बनाएंगे। तो ऊपरी गंगा आपका ब्रिजघाट से नरौरा तक हो गया। नवाब को आप उन्नाव से याद रखेंगे, नवाब उन्नाव, या नवाबों के पास काफी नाव, जो पुराने नवाब होते थे उनके पास काफी नाव होती थी, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन नवाब उन्नाव, देखिए लास्ट की जो एक्रोनिम राइम कर रहा है, उससे आप याद रख सकते हैं। पार्वती गॉडेस थी लेकिन गॉड, तो गोंडा से याद रख सकते हैं। उसके बाद है समन पक्षी अभ्यारण। समन जैसे मन, लास्ट में समन, तो मन से आप मैनपुरी याद रख सकते हैं। समन से क्या याद रख सकते हैं? मन, मन से मैनपुरी। तो पार्वती गॉड, नवाब उन्नाव, समन से मैनपुरी। उसके बाद समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो समस्त कैसे याद रखेंगे? समस्त लोग अपनी राय देते रहते हैं। समस्त को समस्त, तो समस्त लोग अपनी राय देते रहते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? रायबरेली। देखिए, एक दो बार इन ट्रिक को याद कर लेंगे ना, तो फिर 10 की 10 जब वेटलैंड कभी भी आएंगे ना, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी लग रहा होगा जिसको पहली बार ये भी सुन रहे होंगे, या जिसको याद नहीं होते हैं यूपी की वेटलैंड्स, तो उनको टफ थोड़ी लग रही होंगी, लेकिन एक दो बार थोड़ा सा समझिए, और जब एक दो बार आप देखेंगे ना, तो उसके बाद इतनी ईजी लगने लगेगी कि जैसे ही आपको आएगा ना, आप हाल के हाल क्लिक कर जाएंगे। तो समस्त लोग जब अपनी राय देते हैं, एक मिनट, समस्त लोग अपनी राय देते हैं, एक मिनट, तो समस्त पुरुष को कैसे याद रखना है? समस्त लोग राय से,
समस्त लोग अपनी राय देते रहते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर समस्त लोग अपनी राय देते रहते हैं, तो समस्त की राय से याद रखना है। उसके बाद है सांडी। सांडी कहाँ है आपका? हरदोई में। तो हरदोई को आपको याद रखना है हर कोई। आजकल हर कोई सांड की तरह बात करने लगा है या सांड की तरह व्यवहार करने लगा है। आजकल हर कोई सांड की तरह व्यवहार करने लगा है, तो हर कोई सांडी से ऐसे याद रख सकते हैं। एक बार रिवीजन करेंगे। ऊपरी गंगा आपको बताया ब्रिजघाट से नरौरा तक। नवाब को आपको कैसे याद रखना है? उन्नाव से। पार्वती आपकी वैसे तो गॉडेस है लेकिन गॉड से याद रखना है, तो पार्वती गॉड, गोंडा। उसके बाद है आपका समन, मन से मैनपुरी। उसके बाद है समस्त लोग, समस्तपुर, तो समस्त लोग अपनी राय देते रहते हैं। सांडी आपको हर कोई सांड की तरह आजकल व्यवहार करने लगा है। अब आपके बाद आया सरसई। सरसई है आपका इटावा में। तो इटावा को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इटावा को कैसे याद रखेंगे? देखिए, सर पर जब ईंट पड़ेगी तो सही हो जाता है हर व्यक्ति, ऐसे याद रख सकते हैं। सर पर जब ईंट पड़ती है तो सब व्यक्ति सही हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो सर और सही, सरसई से कैसे? सर पर ईंट पड़ती है तो सभी सही हो जाते हैं, सरसई ऐसे याद रख सकते हैं। और सूर सरोवर, देखिए ये तो इजी है। सूर सरोवर को आपका कीथम लेक बोला जाता है, ये आपकी आगरा में है। सूर सरोवर आपका आगरा में, कीथम लेक इसको बोला जाता है, तो ये इजी है थोड़ा पकड़ना, इसको पकड़ सकते हैं। अब आपका आया हैदरपुर। एक मिनट, आपका आया हैदरपुर और बखीरा। तो देखिए बखीरा को कैसे याद रखना है आपको? बखीरा बखेड़ा से। कबीर जो थे ना, वो बखेड़ा ही करते रहते थे। हिंदू मुस्लिम दोनों के ऊपर इतने बोलते रहते थे कि काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लाई बनाए, और मतलब हिंदुओं के ऊपर भी इसी प्रकार से व्यंग करते रहते थे, महिलाओं के ऊपर भी। तो बखेड़ा ही करते रहते थे कबीर। तो ये कहाँ है आपका? संत कबीर नगर में। ठीक है, तो बखेड़ा हो गया बखीरा से, आपका संत कबीर नगर, और आपका क्या बचा हुआ? हैदरपुर। तो आप हैदरपुर को याद रखिए। हैदरपुर आपके दो स्टेट में है, कौन से? मुजफ्फरनगर और आपका बिजनौर। अगर इसको भी आपको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, हैदर को आप यहाँ समझिए एक बार खाली जगह में। देखिए, अगर हैदर समझना है आपको तो देखिए हैदर ऐसे है, ये हैदर है। आपको कैसे लिखना है? तो कोई आपसे कहेगा क्या क्या है दर? क्या है दर? दर मतलब कि रेट। क्या है दर बिजली की? जैसे आप दिल्ली में आए और कोई पूछेगा ना आपसे, या आप कहीं रेंट लेने जाएंगे तो आप पूछेंगे क्या है दर, क्या है रेट बिजली की, तो वो आपसे क्या कहेगा कि बिजली यहाँ मुफ्त है, बिजली यहाँ 200 यूनिट मुफ्त है। तो आप ऐसे याद रखेंगे। देखिए अब कैसे, क्या है दर, हैदर, बिजली से आपको रखना है क्या? बिजनौर, और मुफ्त से आपको याद रखना है मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरनगर। तो आप अगर ऐसे याद रखेंगे, जैसे मेरे लिए ये याद रखना टफ होता था, तो आप कैसे याद रखेंगे? क्या है दर, क्या है दर बिजली की? आप दिल्ली में आके किसी से पूछेंगे तो क्या जवाब देगा कि दिल्ली यहाँ मुफ्त है। तो क्या है दर, हैदर, हैदरपुर कहाँ है आपका? बिजनौर और मुजफ्फरनगर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो आपके ये 10 के 10 याद हो गए। बिजनौर और मुजफ्फरनगर आपका हैदरपुर वेटलैंड हो गया। अब देखिए एक बार फिर से आप रिवाइज करिए, जिसको नहीं समझ आ रहा है दोबारा से रिवाइज करिए, जिसको आ रहा है तो वो आप स्किप कर सकते हैं इसको। ऊपरी गंगा आपका ब्रिजघाट से नरौरा, नरौरा याद रखना है, ऊपरी गंगा आपका नरौरा में है। उसके बाद देखिए नवाबगंज आपका, नवाब से उन्नाव, पार्वती से गौड़, समन मन से मैनपुरी, समस्त लोगों की राय, सांडी से आप रख सकते हैं कि आजकल हर कोई सांड की तरह व्यवहार कर रहा है। उसके बाद सरसई, तो जब ईंट पर सर पड़ता है, मतलब सर ईंट पर पड़ता है, या ईंट मतलब सर पर ईंट पड़ती है तो सभी सही हो जाते हैं, या जब सर ईंट पर पड़ता है या ईंट सर पर पड़ती है तो दोनों ही कंडीशन में सभी सही हो जाते हैं। तो सर सही। उसके बाद है सूर, सूर आपको बताया आगरा कीथम लेक है, ये याद रख सकते हैं। और हैदर, क्या है दर बिजली, बिजनौर, तो वह कहेगा मुफ्त, मुफ्त मुजफ्फरनगर। उसके बाद बखेरा से बखीड़ा, संत कबीर नगर। तो एक बार और सुनेंगे, जब देखेंगे ना, जिसको भी 10 की 10 या काफी में कंफ्यूजन होता था, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं इसको कि कैसे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपकी कुछ जो आपकी वेटलैंड्स हैं, आपको उनको हाईलाइट करके दिया गया, एक बार रफ करके दिखाते हैं। जो हाईलाइट करके दिया गया है, ये काफी कंफ्यूजन होने वाली होती हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हरी के, तो हरी ऐसे याद रख सकते हैं, हरी सिंह से हरी के, तो ये पंजाब। और हरीके और आपको होकेरा में कंफ्यूज हो सकता है, हरीके और होकेरा। हरीके है आपका पंजाब में, होकेरा है आपका जम्मू कश्मीर में, तो आपको दोनों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद देखिए भोज वेटलैंड है आपका एमपी में, और भुज आपका गुजरात में है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं भोज और भुज से। ठीक है, यशवंत सागर, तो यशवंत सागर हुआ, हुसैन सागर, ये सब आपके
कंफ्यूजन करेंगे आपको तेलंगाना से, क्योंकि ज्यादातर सागर या जो भी मैन मेड लेक्स होती हैं वो कहाँ होती हैं, तेलंगाना या साउथ के कोडई कनाल। तो ये सब आप कंफ्यूज होते हैं, हो सकते हैं। जैसे हुसैन सागर आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश के आसपास, मतलब तेलंगाना में है, जो पहले आंध्र प्रदेश में भी जुड़ता था। तो यशवंत सागर से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तेलंगाना लगा सकते हैं। तो आप ये समझेंगे यशवंत सागर आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपको राजस्थान के बता ही दिए गए किले, मीनार में खुरचन आ गया, सांभर लेक आपको पता ही है। हिमाचल में कंफ्यूज करता है, चंद्रताल जो है ना, चंद्रताल आपका है हिमाचल। जिसने भी चंद्रताल ट्रैक के बारे में सुना होगा उसको तो पता ही होगा। लेकिन ना उत्तराखंड में ज्यादातर ताल होते हैं, जैसे नैनीताल, भीमताल, तल्लीताल, मल्लीताल। तो ज्यादातर ताल आपके उत्तराखंड में होते हैं, और उत्तराखंड की जब वेटलैंड पूछता है चंद्रताल डाल देता है तो वो कंफ्यूज करता है। तो चंद्रताल आपको याद रखना कि चंद्रताल आपका हिमाचल में है। और रेणुका वेटलैंड आपका सबसे छोटा वेटलैंड है, तो ये आपका हिमाचल में। पौंग डैम तो आपको पता ही होगा कि हिमाचल में। तो ये हिमाचल की आपको तीनों याद रखनी है। जो जो आपको हाईलाइट करके दी गई है ना, केवल उन्हीं को याद रखिए। एग्जाम में अगर कोई एक्स्ट्रा भी आएगा तो आप इनसे ही एलिमिनेट कर लेंगे। वैसे चांसेस तो ज्यादातर बनने के होते हैं कि यूपी की ही वेटलैंड पूछी जाएंगी, क्योंकि यूपी में ही अब 10 वेटलैंड हो गई, या रीसेंट जो जोड़ी जाती हैं उनको मिलान ये पूछ देता है कि लास्ट में सबसे रीसेंट या लास्ट में कौन सी वेटलैंड आपकी जोड़ी है। सुंदरबन आप जानते हैं सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल का वेटलैंड हो गया है। एक और याद रख लीजिए आप, रुद्र सागर, ये भी काफी पूछा जाता है। रुद्र सागर आपका त्रिपुरा में। याद रखने को अगर चाहें तो रुद्र किसका पर्यायवाची है, रुद्र शिव के पर्यायवाची हैं। तो त्रिपुरा मतलब त्रिपुरारी बोलते हैं उनको, या त्रिनेत्र बोलते हैं। तो इस प्रकार से भी आप शिव से रुद्र सागर याद रख सकते हैं। अब चलते हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी न्यूज है जिसको जल्दी से निपटाएंगे। पोलर रिसर्च वेसल, तो ठीक है, PRV, पोलर रिसर्च वेसल, विशल मतलब शिप, ठीक है। तो देखते हैं, केंद्रीय मंत्री ने उसका देखा है कि उद्घाटन नॉर्वे की एक कंपनी है, नॉर्वे की एक कंपनी ने के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, और पहली बार स्वदेशी रूप से पोलर रिसर्च वेसल बनाने में सक्षम बनाया है भारत को इस समझौते ने, जिसका उपयोग राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR द्वारा अंटार्कटिक और दक्षिणी महासागर के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए किया जाएगा। तो ये PRV, पोलर रिसर्च व्हीकल से ही आपको समझ आएगा, आ गया होगा कि पोलर क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए जो वेसल बनाया गया है उसको पोलर रिसर्च वेसल कहा जाता है, जो नॉर्वे की कंपनी से एक समझौता के तौर पर भारत पहली बार अपना स्वदेशी रूप से तैयार करेगा जो वेसल, उसका नाम है PRV। तो पूछेगा किस कंपनी के या किस देश की सरकार के साथ या किस देश की कंपनी के साथ यह समझौता किया गया है। तो ठीक है, जहाज निर्माण क्षमताओं का यह प्रतीक बनेगा और मेक इन इंडिया अभियान को यह मजबूती देगा। तो केवल इतना याद रखना कि PRV क्या है। उसके बाद देखते हैं, कासमपट्टी बीरा कोविल पवित्र उपवन, ये आपका तमिलनाडु में है। और देखिए, जैव विविधता विरासत स्थल, जो बायोडाइवर्सिटी आपके हेरिटेज साइट्स हैं, वो आपके बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो एनवायरमेंट में आपको कौन कौन सी एक्ट याद रखनी है ये तो आपको पता ही है। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971। उसके बाद आपका एयर पॉल्यूशन एक्ट, जो वायु प्रदूषण एक्ट है, 1976। जल प्रदूषण आपका रखना है आपको 1984, 1984। और आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब है आपका 1972। और एक और आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट आपका 2002। तो ये जो 2-3-4 एक्ट हैं ये आपको कई बार पूछ लिए जाते हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, वायु प्रदूषण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम, तो ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप इनको अच्छे से चलते करते चलिएगा। और आपको एनवायरमेंट की भी क्लास में अनुभव सर के द्वारा इसको कराया गया है अच्छे से। तो जिसने वो भी नहीं देखी है तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो वहां से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जाइए प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको पूरी ROAR मतलब पूरे सब्जेक्ट्स की आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी। तो आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए सीधा टॉपिक पर फिर से चलते हैं। कासमपट्टी बीरा कोविल पवित्र उपवन ये कहाँ है पूछेगा, तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में। ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स किसकी, तमिलनाडु की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स बनी है। आगे देखते हैं, देखिए देश में 49 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जैव विविधता विरासत स्थल, इसको कौन करता है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार कुल 49 जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किए गए हैं। तो इसको नोटिफाइड कौन करता है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ठीक है, NBA। अब ये फैक्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन इसमें केवल एक लाइन जो उत्तर प्रदेश के बारे में दी गई है, तो इसलिए उसको देखने के लिए इसकी पूरी न्यूज कवर की गई है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैव विविधता विरासत स्थल है जो आपका घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये कुरकेल आपका लखनऊ में स्थित है। तो ये पूछ सकता है
कि एकमात्र उत्तर प्रदेश का जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है या कहाँ है। तो आपको ये याद रखना है। तो कौन सा है आपका घड़ियाल पुनर्वास केंद्र लखनऊ कुरकेल में जो है। अब उसके बाद विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट WAQR, तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है? IQ एयर, इससे भी समझ सकते हैं आप। IQ एयर के द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की जाती है। अब इसमें टॉप 5 देश देखने हैं जो सबसे प्रदूषित देश हैं। टॉप 5, तो टॉप 5 में सबसे पहला है चाड आपका, और चूंकि टॉप 5 ले रहे हैं तो भारत की रैंक टॉप 5 में भी लास्ट है। देखिए, तो याद कैसे रख सकते हैं? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो IQ एयर, एक रिपोर्ट और निकाली जाती है जो आपकी क्रिया CREA के द्वारा निकाली जाती है। उसमें भी देखेंगे, उसमें भी टॉप देश कौन सा है या टॉप शहर प्रदूषित कौन सा है। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज और मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज देखेंगे, पॉल्यूटेड सॉरी, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी और मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री दोनों देखेंगे, दोनों के अनुसार। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार चार्ट है और टॉप 5 में भी भारत 5वें स्थान पर है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो एक पे कौन है आपका चार्ट और 5वें पे आपका भारत है। अब देखिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो आपकी कौन निकालता है? IQ एयर, पीछे ही बताया है। तो IQ एयर के द्वारा विश्व के 5 सबसे प्रदूषित शहर, टॉप मोस्ट 5 पॉल्यूटेड शहर मतलब पॉल्यूटेड सिटी, तो उसमें कौन है आपका? बर्नीहाट, और दूसरा है आपका दिल्ली। तो देखिए, आपको यही बता देते हैं, बर्नीहाट आपका मेघालय में है और दिल्ली तो मतलब दिल्ली में ही है। तो बर्नीहाट दिल्ली आपका ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भी 1 और 2 पर है। और आपका जो CREA क्रिया आपकी जो एयर क्वालिटी रिपोर्ट निकालती है इंडिया के ऊपर, उसमें भी आपके दोनों शहर सेम एज इट इज दिए गए हैं, बर्नीहाट और दिल्ली। बर्नीहाट आपका याद रखना है, ये आपका मेघालय में है। तो ये 2-3 साल से आपका बर्नीहाट आपका सबसे प्रदूषित भारत का शहर बना हुआ है। अब सबसे प्रदूषित राजधानी देखते हैं। तो राजधानी चूंकि आपको चार्ट बताया था 1 नंबर पे है और टॉप 5 में भी इंडिया सबसे लास्ट मतलब 5वें स्थान पर है। तो चार्ट की राजधानी एनतजामेना और नई दिल्ली अपने दूसरे पर। तो एनतजामेना आपको याद रखना है। अब पर्टिकुलेट मैटर, ये आपको जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट एक बार ऊपर फिर से देखिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी जो रिपोर्ट बताई है ना, ये किसके अनुसार है? PM 2.5 के अनुसार है, ये भी याद रखना है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आपको PM 2.5, जो सबसे छोटे पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, यहाँ देखिए समझिए, PM पार्टिकल्स क्या होते हैं? PM पार्टिकल्स 2 होते हैं, एक 2.5 इनका माइक्रोन साइज होता है, एक 10 माइक्रोन। 2.5 बहुत ही महीन कण होते हैं जो अपनी नाक के द्वारा अपने ब्लड में चले जाते हैं और आपकी ब्लड आर्टिलरी को जो मतलब कि अवरुद्ध कर देते हैं। तो PM 2.5 सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो जो आपकी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट IQ एयर के द्वारा निकाली गई है वो PM 2.5 के ऊपर है, और जो आपकी क्रिया के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई है वो PM 10 के ऊपर है, आगे देखेंगे। तो आप समझ गए होंगे पर्टिकुलेट मैटर आपके, इससे क्या तात्पर्य है? सांस लेने योग्य कणों से है, मतलब जो PM 2.5 है ना या 10 है, जो अपनी सांस के द्वारा अपने शरीर में चले जाते हैं। तो पर्टिकुलेट मैटर मतलब कि PM कण प्रमुख घटकों में सल्फेट, मतलब ये दिया गया है कि कौन कौन से इसमें कण होते हैं। तो ये PM 2.5 होते हैं, PM 10 होते हैं, PM 2.5 माइक्रोमीटर और उससे कम वायुगत की ब्यास वाले होते हैं, PM 10 माइक्रोमीटर और उससे अधिक वायुगत की ब्यास वाले होते हैं, मतलब ब्यास वाले कण होते हैं। तो PM 2.5 माइक्रोमीटर और 10 माइक्रोमीटर की ब्यास वाले कण होते हैं जो हमारी सांस के द्वारा हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमारे ब्लड में घुल जाते हैं। PM 2.5 सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये आपको बताया गया है। अब देखिए, श्री गंगानगर और बर्नियाड भारत के सबसे प्रदूषित शहर, ठीक है, किसके द्वारा? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर क्रिया CREA के द्वारा, CRA के द्वारा कौन सी रिपोर्ट? ट्रैकिंग द हेजी एयर, ट्रैकिंग द हेजी एयर रिपोर्ट नामक रिपोर्ट निकाली है जो सॉरी क्रिया के द्वारा। उसमें से आपका सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इंडिया की बताएंगे अब ये। तो अभी ऊपर क्या आपको क्या बताया था? बर्नीहाट और दिल्ली आपको बताया था कि बस फर्स्ट कह सकते हैं या वर्ल्ड मोस्ट या इंडिया मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बर्नीहाट और दिल्ली। ये आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी जो IQR निकालता है, IQ एयर निकालता है, उसके द्वारा भी बर्नीहाट और दिल्ली है। और देखिए, ये भी बताएंगे आपको कि बर्नीहाट और यहाँ देखिए 2.5 के अनुसार बर्नीहाट और दिल्ली भी आपका दोनों के अनुसार ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट और आपकी ये क्रिया की जो ट्रैकिंग द हेजी एयर, दोनों रिपोर्ट्स में आपके 2.5 है, ये भी याद रखना है आपको।
कि 2.5 के अनुसार आपके बर्निहाट और दिल्ली दोनों पॉल्यूटेड शहर हैं। अब देखिए रिपोर्ट क्या कही है, 80% या उससे अधिक, ये तो दिया गया है, ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधा आप देखिए कि भारत के शीर्ष 3 प्रदूषित शहर, यहाँ ये पढ़िए, ये देखिए आपको एक बार रिमूव करके दिखाते हैं। आपको पहले ये देखना है, ये किसके अनुसार है आपका, PM10 सांद्रताओं के अनुसार, मतलब PM10 कणों के अनुसार आपका मोस्ट पॉल्यूटेड शहर कौन सा हो गया है, श्री गंगानगर राजस्थान का। चूंकि इसमें दिल्ली आ गया है, उत्तर प्रदेश, सॉरी नोएडा आ गया, मैं कह रहा हूँ दिल्ली आ गया है, दिल्ली दिमाग में चल रहा है दूसरे नंबर पर। श्री गंगानगर आपका PM10 में पहले नंबर पर है, और नोएडा आ गया चूंकि आपका यूपी का, तो आपको थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। ट्रैकिंग द हेजी रिपोर्ट, ट्रैकिंग द हेजी एयर रिपोर्ट निकाली है, किसने निकाली है, क्रिया ने निकाली, CREA के द्वारा। और PM10 में आपका सबसे पॉल्यूटेड शहर कौन सा है, श्री गंगानगर आपका राजस्थान का है, और ग्रेटर नोएडा आपका उत्तर प्रदेश का। तो आपको उत्तर प्रदेश याद रखना है। तो अब आप यहाँ समझिए एक बार, देखिए PM, एक मिनट, यदि आप PM 2.5 के अनुसार देखते हैं तो देखिए एक निकाली आपकी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जो आपका IQ एयर निकालता है। तो इसके अनुसार आपको बताया कि सबसे पॉल्यूटेड शहर कौन सा हो गया आपका, बर्निहाट एंड, शॉर्ट फॉर्म लिखते चल रहे हैं, बर्निहाट और आपका दिल्ली हो गया। उसके बाद PM 2.5 पे ही निकाली किसने रिपोर्ट आपकी, क्रिया, CREA के द्वारा आपकी रिपोर्ट निकाली कौन सी, ट्रैकिंग द हेजी एयर। इसके अनुसार भी आपका कौन सा है, PM 2.5 जो आपको सेकंड नंबर पे, बर्निहाट और दिल्ली की है। अब इसमें एक और रिपोर्ट निकाली है क्रिया ने, PM10 जो कण है, PM10 कणों में आपका सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड शहर कौन सा है आपका, श्री गंगानगर है, और दूसरे पे आपका है नोएडा। तो आपको नोएडा आ गया, चूंकि इसलिए PM10 को पढ़ना पड़ रहा है, नोएडा और श्री गंगानगर, इसलिए आपको इसको पढ़ना। अब आप दोनों का कंपैरिजन समझ गए होंगे कि PM 2.5 में बर्निहाट और दिल्ली दोनों ही आपके पॉल्यूटेड, नंबर 1 और 2 पे दोनों रिपोर्ट में सेम है, केवल PM10 में आप श्री गंगानगर और नोएडा को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक, मैंग्रोव स्थल गुनेरी। तो गुनेरी कहाँ है, ये गुजरात में, तो गुनेरी लिखेंगे गुजरात, तो गु से आप गा से गा या गु से गु मिला सकते हैं। तो ठीक है, मैंग्रोव स्थल गुनेरी कहाँ है आपका, गुजरात, तो गा से आप गा मिला सकते हैं। तो ऐसे याद रखिए, कुछ भी दिमाग में ऐसी कोई हेक्टिक या कोई भी ऐसे मतलब अनऑर्थोडॉक्स या कैसी भी ट्रिक बनाई, केवल आपको एग्जाम में याद रखना है। मेजरली पर्पज आपका ये होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो, भले ही किसी भी प्रकार, एन केन प्रकार, आप तो ये समझिए। ठीक है, तो इसको भी आपका जैव विविधता विरासत स्थल, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स बना दिया। पीछे भी आपको तमिलनाडु की एक बताइए, और एक आपको यूपी की लखनऊ बताइए। तो आपको ये भी याद रखना है, पूछ सकता है कि ये रिसेंट में चर्चा में रही, ये स्थल कहाँ है। अब देखिए भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। तो भारत का 58वां जो टाइगर रिजर्व बना है, वो बना है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो शिवपुरी MP में, जो झांसी के पास लगता है। तो आप माधव राष्ट्रीय उद्यान कैसे याद रख सकते हैं, आप लिखिए, देखिए माधव, माधव को लिखिए माधव, माधव लिखिए, और आप मध्य लिखिए, माधव मध्य, माधव मध्य। तो ये राइम कर रहा है थोड़ा सा, माधव मध्व, मध्व मध्य, मध्व मध्य। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, ये कहाँ है, MP में। आप चूंकि कह रहे होंगे कि इतनी सी इजी एक फैक्ट को तो आप याद ही रख सकते हैं, लेकिन ना, सॉरी, जब आप ट्रिक को दिमाग में बरसाते हैं ना, माधव मध्य, तो जब आप यहाँ तो एक बार दो बार रिवाइज करेंगे शायद भूल जाएंगे, क्योंकि अभी तो केवल एक टॉपिक, जब आपको 230 या 240 पेज की बुक पूरी पढ़नी पड़ेगी ना, उसके बाद फिर आपके फैक्ट उड़ने लगेंगे। तो आप ऐसी कुछ ट्रिक बनाइए जो एक दो बार पढ़ने के बाद एग्जाम में जैसे ही दिखी ना, तो एक्रोनेम या अपना जो भी सिनॉप्सिस बनाए, तो आपको दिमाग में क्रैम करने लगे कि नहीं नहीं, मैंने माधव को मध्य से बनाया था, मध्य टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में। तो ऐसे याद रखा जाता है, वरना तो फैक्ट कितने आप याद रखेंगे कि हर दिन फैक्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो कुछ अपनी ट्रिक्स बनाइए, या जो हम लोग ट्रिक्स बताते हैं उसको यूज कर सकते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और उसके बाद रातापानी रिसेंटली जोड़ी गई, तो आपको माधव याद रखना है। अब उसके बाद देख लीजिए MP में आपकी ये 9वीं नंबर की माधव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व बन गया है। उसके बाद अभी रिसेंट जो आपका 56 में बना था गुरु घासीदास, ये भी बना था आपका। तो आप याद रख सकते हैं, यदि रखना है आपको, तो याद रखिए आप, 56th टाइगर रिजर्व आपका बना था कौन सा, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास है, जो आपका है छत्तीसगढ़ में। तो गुरु घासी 36 कुछ ऐसे मिला के कर सकते हैं, या गुरु का गढ़ ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आपका है 57 में कौन सा बना, MP का ही रातापानी। और आपका 58वां बना है माधव, माधव को आप इससे मध्य से
मध्य में लाना है, जो एमपी में, दोनों एमपी में है आपके, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और आपका 58 टाइगर रिजर्व इंडिया में हो गए हैं, तो ये भी आप याद रखिए। अब देखिए, आर्द्रभूमि प्रमाणित शहरों की सूची में शामिल 2 शहर उदयपुर और इंदौर। पहले इसको देखते हैं, फिर इसको याद रखने की एक ट्रिक समझेंगे। तो 64 भी आपकी किसकी, आर्द्र भूमियों की अभी समय पर स्थायी समिति की बैठक हुई है। 64वीं बैठक हुई है, कहाँ हुई है ये हुई है ग्लांड स्विट्जरलैंड में। इसमें 31 आपके नए रामसर शहरों को जोड़ा गया है। केवल आपको जो भी इंपोर्टेंट है सीधा समझाया जा रहा है, तो टू टू द पॉइंट चलेंगे। तो बैठक कौन सी, 64वीं बैठक हुई है ग्लांड स्विट्जरलैंड में। वेटलैंड जो कमिटी है, स्टैंडिंग कमिटी है उसकी कन्वेंशन पर, उसकी 64वीं बैठक ग्लांड स्विट्जरलैंड में हुई है। 31 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं, जिसमें भारत के 2 मध्य प्रदेश इंदौर मध्य प्रदेश का और उदयपुर राजस्थान के 2 शहरों को जोड़ा गया है। तो अब इसके 2 शहरों के नाम आप कैसे याद रखेंगे, उधर ना भूल जाए। जैसे देखिए, आप वेटलैंड को इंग्लिश में लिखिए वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड। अब इसकी बैठक कहाँ हुई है, ग्लैंड, वेटलैंड ग्लैंड। देखिए, अब इसकी बैठक समझ गए होंगे। अब 2 शहरों को जोड़ा गया है, तो वेटलैंड का मतलब जब गीला आपकी गीली लैंड, मतलब ऐसे याद रखिए गीली लैंड। तो जब देखिए इंद्र जब आपके उदय पे होते हैं, जब इंद्र आपके उदय पर होते हैं, जब यह इंद्र गुस्से में होते हैं, तो कितनी बारिश कराते हैं जिससे वेटलैंड पूरी लैंड गीली होती चली जाती है, पूरी आपकी भूमि गीली हो जाती है। तो वेटलैंड से आप ग्लैंड स्विट्जरलैंड याद रख सकते हैं, और इंद्र और उदय से इंदौर और उदयपुर, इंदौर और उदयपुर। राइटिंग में मत जाइएगा, थोड़ी सी बिगड़ रही है, तो आप याद रखिएगा इंद्र से इंदौर, उदय से उदयपुर। तो वेटलैंड में 2 शहर, देखिए वहां जब डालेगा ना इंदौर, भोपाल, उदयपुर, भरतपुर, ऐसे शहर डालेगा तो कंफ्यूज होगा दिमाग, दिमाग उस टाइम कंफ्यूज होता है, और बड़ी सिली मिस्टेक से ही 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इंद्र जब अपने उदय पर थे, तभी पूरी जमीन को गीले किए जा रहे थे, बारिश किए जा रहे थे, जिससे पूरी वेटलैंड्स गीली होती जा रही थी, पूरी वेटलैंड्स होती जा रही थी। और वेटलैंड से आप रखेंगे ग्लैंड। कुछ भी आप अपनी ट्रिक बनाइए, ये भी ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप दिमाग में कुछ बना के ट्रिक याद रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं सीधा, और देखिए वेटलैंड जो दिवस मनाया जाता है, तो 2 फरवरी, तो ऐसे याद रख सकते हैं, 2-2 वेटलैंड जोड़िए, तो 2 फरवरी। वैसे तो ये इजी होता है फैक्ट कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इसकी थीम भी देख लीजिए, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। अवर कॉमन फ्यूचर एक रिपोर्ट निकलती थी ना, तो उसी से याद रख सकते हैं। इन्वायरमेंट में भी आप पढ़ते होंगे, अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट आती थी जो, तो ठीक है, अवर कॉमन फ्यूचर से याद रख सकते हैं कि वेटलैंड 2025 की थीम क्या है, अवर कॉमन फ्यूचर। और 2 फरवरी को ये मनाया जाता है, ये आपको समझा दिया है। भारत में चिड़ियाघर का पहला बायो बैंक, आपको पीछे जीन बैंक, सीड बैंक पिछली भी क्लास में समझाया था कि किस प्रकार नई दिल्ली में पहला सीड बैंक बनाया गया है, जीन बैंक बनाया गया, दूसरे जीन बैंक बनाने की बात चल रही है, जो आपको बजट के समय पढ़ाया था। तो बायो बैंक पहला चिड़ियाघर का पहला बायो बैंक बनाया जा रहा है। अब ये कौन से चिड़ियाघर में बनाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग चिड़ियाघर में इसकी शुरुआत की गई है। अब आपको याद क्या रखना है, पूछेगा पहले चिड़ियाघर का बायो बैंक किस राज्य में बनाया जा रहा है, या तो ये पूछ सकता है। तो अब देखिए, या तो ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ देखिए कि बैंक, बीबी से आप याद रख सकते हैं बंगाल। यदि आपको हिंदी में भी रखना है तो बायो बैंक से भी आप बंगाल याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बा और बा को राइम करके आप बंगाल बना सकते हैं, और बायो का बी और बैंक का बी, तो बी और बी से मिला के आप बंगाल बना सकते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि चिड़ियाघर का पहला बायो बैंक आपका किस चिड़ियाघर में बन रहा है, आपका दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल में बन रहा है, ठीक है। और ये होता क्या है, ये देख लीजिए, लुप्तप्राय जानवरों के कोशिकीय और उत्तकीय नमूनों को इकट्ठा कर सुरक्षित रखा जाता है, जिसे फ्रोजन जू भी कहते हैं। मतलब कि जो लुप्तप्राय जो प्राणी खत्म होने वाले हैं, खत्म होने की कगार पर हैं, तो उनके कोशिकीय ऊतकों को इकट्ठा करके रखा जाता है। उनकी प्रजनन कोशिकाओं को भी, स्टेम सेल्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, उनको स्टोर करके किस पर, क्रायोजेनिक तकनीक जो 196 डिग्री पर होती है, जो इन्वायरमेंट में भी आपने पढ़ी होगी क्रायोजेनिक तकनीक, तो उस पर स्टोर कर ली जाती है। और जब भी इसका होता है ना, तो स्टेम सेल तकनीक के द्वारा उस जानवर को फिर से आपका ब्रीडिंग करके तैयार किया जा सकता है। तो ये आपने सब आप लोग जानते होंगे, केवल आपको ये समझना है पहला चिड़ियाघर का बायो बैंक कौन सा बन रहा है, तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर, जो बंगाल बाबा से में आप मिला सकते हैं। तो यहाँ आपका एनवायरनमेंट की भी फैक्ट खत्म होते हैं। अब कुछ हेल्थ रिलेटेड कुछ न्यूज़ेस हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये भी इस यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला, खसरा रुबेला आपकी मीजल्स और रुबेला
उन्मूलन अभियान 2025-26 का चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये अभियान चल रहा है आपका, ये देखिए अभियान का शुभारंभ किया गया है। सबसे पहले तो ये देखिए ये अभियान कब से कब तक चल रहा है। तो इसके लिए राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 से 2030-31 तक 2025-26 से चल रहा है, सॉरी। और ये स्टार्ट कब हुआ? 24 अप्रैल 2025 को विश्व टीकाकरण सप्ताह, विश्व टीकाकरण सप्ताह जो 24 से 30 अप्रैल तक के लिए नई दिल्ली में मनाया गया है, उसके तहत राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान चलाया गया है। ठीक है, अब ये देखते हैं, दोनों ये संक्रामक वायरल डिसीज हैं जो मुख्यतः बच्चों को, खसरा और रुबेला सुना होगा आपने, ये बच्चों को प्रभावित करते हैं। अब देखिए खसरा क्या होता है? मोरबिली वायरस के द्वारा होता है, जिसमें बुखार होता है, खांसी होता है, शरीर पर लाल चिकत्ते निकल आते हैं, निमोनिया, मस्तिष्क का संक्रमण हो जाता है इससे, और आपकी यहाँ से मृत्यु तक हो सकती है। मतलब खसरा आपका काफी सीरियस डिजीज है ये, जो आपकी मोरबिली वायरस, आरएनए वायरस। केवल वो तो इतना ही पूछेगा, राष्ट्रीय शून्य खसरा मिशन अभियान चल रहा है, या तो ये पूछ देगा कि विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल है, या इसका उन्मूलन का ईयर क्या है, 2025-26 को इसकी शुरुआत कहाँ? नई दिल्ली में की गई है। तो ये फैक्ट आपके पूछे जा सकते हैं कि आपका खसरा क्या होता है, ये पूछ सकता है कि खसरा में कौन सा वायरस, आरएनए वायरस, मोरबिली वायरस होता है, या आप पढ़ सकते हैं कि रुबेला वायरस जो जन्मजात रुबेला सिंड्रोम के द्वारा होता है, ये कम खतरनाक होता है, लेकिन ये खतरनाक कब बन जाता है? जब गर्भावस्था के दौरान इसका संक्रमण भ्रूण के लिए, भ्रूण जो कि आपका भ्रूण स्टार्टिंग फेज होती है आपके बच्चे के बनने की, तो भ्रूण स्टेज पर जब होता है तो ये वहां रुबेला वायरस हो जाता है, और उसमें जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे? बहरापन हो सकता है, हृदय विकार हो सकते हैं, कोई अन्य जन्म दोष झेलने पड़ सकते हैं। तो रुबेला होता है आपका किसको? जन्मजात रुबेला सिंड्रोम के द्वारा, जो आपको भ्रूण भ्रूण को, मतलब बच्चे को पेट में इफेक्ट करता है। और आपका खसरा बाहर, मतलब खसरा बच्चों को बाहर से इफेक्ट करता है, जैसे बुखार, खांसी, शरीर पर लाल चकत्ते। मतलब कि खसरा ज्यादा खतरनाक होता है यदि बच्चा जीवित है, और रुबेला जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है तभी ये संक्रमण होता है। तो आप खसरा और रुबेला समझ गए होंगे, और इसके उन्मूलन के शुभारंभ के बारे में भी समझ गए होंगे। अब एक फैक्ट यहाँ देख लीजिए कि जो अमेरिका का रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। तो रेड क्रॉस वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। उसके बाद देखिए आयोजित समारोह में मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप की ओर से भारत को प्रतिष्ठित मीजल्स रुबेला चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 से भी सम्मानित किया गया है। तो रेड, ये पूछ सकता है मीजल्स रुबेला चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 से किस संस्था द्वारा भारत को सम्मानित किया गया है, या रेड क्रॉस के द्वारा, मतलब कि मीजल्स रुबेला चैंपियनशिप पुरस्कार किस देश को दिया गया है। तो दोनों तरफ से आपका फैक्ट बन सकता है कि इंडिया को ये पुरस्कार दिया गया है, और किसके द्वारा दिया गया है आपका? ये रेड क्रॉस के द्वारा। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अब आगे देखते हैं धरणी, मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डाटाबेस। अभी देखा था कि मानव भ्रूण के मस्तिष्क को कौन करता है? खसरा करता है, आपको बताया था, ठीक है। रुबेला, सॉरी, रुबेला करता है मस्तिष्क को, और आपका खसरा आपको करता है बच्चों को, जीवित बच्चों को। तो यहाँ आप देखिए मानव भ्रूण मस्तिष्क की डिजिटल डाटा सेट तैयार करने वाला भारत विश्व का पहला ऐसा देश बना है, या आईआईटी मद्रास पहला ऐसा संस्थान बना है, सॉरी। तो ये न्यूज देखते हैं क्या है। आईआईटी मद्रास ने मानव भ्रूण के मस्तिष्क की अत्यधिक विकृत 3D इमेज जारी की है। मतलब कि आईआईटी जो मद्रास है, मानव भ्रूण है, जो मतलब कि बच्चा बनने की स्टेज पर है, मानव भ्रूण है, उसके मस्तिष्क की अत्यधिक विस्तृत, मतलब 3D इमेज जारी की है। किसने? आईआईटी मद्रास ने। और ऐसा करने वाला आईआईटी मद्रास विश्व का पहला शोध संगठन बन गया है। क्या बन गया है? विश्व का पहला शोध संगठन बन गया है आईआईटी मद्रास, ठीक है। तो ये मानव भ्रूण की उच्च वेदन वाली 3D तकनीक को जारी करने वाला, इसका नाम क्या दिया गया है? धरणी, DHARANI, धरणी। तो अब इसको कैसे याद रख सकते हैं कि कौन सा आईआईटी करता है? तो देखिए धरणी से कैसे याद रखिए? धरित्री किसको बोलते हैं? मदर को, माँ को बोलते हैं। तो मद्रास, मदर से मद्रास याद रख सकते हैं, मदर से मद्रास, धरणी से माँ, ऐसे याद रख सकते हैं। धारण करने वाली जिसको माँ बोलते हैं, तो धरणी से आप क्या याद रख सकते हैं? मद्रास, आईआईटी मद्रास। उसके बाद चलते हैं, अब देखिए नेफ्रिथोमाइसिन, प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक, ये किसके लिए यूज होती है?
जो AMR हो जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, या MMR हो जाता है मल्टीपल माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जब हम एंटीबायोटिक्स को ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, डेली लाइफ में कंज्यूम करने लगते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी बीमारी के लिए हम एंटीबायोटिक, मान लीजिए खांसी के लिए या जुकाम के लिए एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, तो इतनी एंटीबायोटिक जब यूज कर लेंगे ना कि वो जो एंटीबायोटिक है फिर वो उस जुकाम के वायरस पे काम ही नहीं करेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो उस वायरस में आपके, उस बैक्टीरिया में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ जाएगा। और जब ये घटना बार बार होने लगेगी, बार बार होने लगेगी, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या मल्टी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो अभी टीबी के केस में कई बार देखी जा रही है। टीबी की दवाएं जो है ना वो इनफेक्टिव हो रही हैं उस वायरस के लिए। तो ये आप समझे होंगे कि AMR और MMR क्या होता है। तो अब नेपिथ्रोमाइसिन आपकी जो प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक दवाई बनाई गई है, तो देखिए प्रतिरोधी संक्रमणों के उपचार के लिए विकसित भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक के औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक पूछेंगे तो क्या हुआ आपका, नेपिथ्रोमाइसिन। इसको किसके द्वारा तैयार किया गया है, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद बायराग के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, और इसको फार्मा कंपनी बॉकहार्ट मिकनाफ के नाम से बाजार में पेश किया। ये नहीं आप रखिएगा जरूर आप, लेकिन आप नेपिथ्रोमाइसिन, नेपिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक को जरूर याद रखिएगा, जो बायराग बिराग के द्वारा आपकी तैयार विकसित करी जा रही है। अब देखिए यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है, जिसे रोगाणु रोधी प्रतिरोध AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के उद्देश्य से भी बनाया गया है। जो मैंने आपको ऊपर AMR और MMR समझाया ना, तो नेपिथ्रोमाइसिन आपकी AMR और MMR से निपटने के लिए भी कारगर सिद्ध होगी, जिसको बिराक ने आपके बायराग BIRAC जो प्रौद्योगिकी उद्योग संस्थान अनुसंधान सहायता परिषद के द्वारा तैयार की गई है। ये भारत की यह पहली ऐसी स्वदेशी एंटीबायोटिक नेपिथ्रोमाइसिन है। तो ये समझ गए होंगे आप। देखिए ये आप समझिए इसका मतलब कि क्यों महत्वपूर्ण है। नेपिथ्रोमाइसिन का विकास एक ऐतिहासिक उपलब्धि इसलिए है क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर अपने वर्ग, अपनी क्लास से पिछले 30 वर्ष में विकसित पहला एक नया एंटी, मतलब इस क्लास की जो एंटीबायोटिक है वो 30 वर्ष में विकसित पहली नई एंटीबायोटिक, वरना वही एंटीबायोटिक को अपडेट किया जा रहा है। तो ये नई एंटीबायोटिक 30 वर्ष में अपनी क्लास की बनने वाली पहली ऐतिहासिक उपलब्धि हो रही है। तो ऐसी ये पहली एंटीबायोटिक है जो ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल की है। तो इसलिए आपको ये इंपोर्टेंट न्यूज बन जाती है। और AMR आपको समझा ही दिया गया है कि AMR क्या होता है। अब देखिए वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट, तो WHO निकालता है आपका वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट, हर साल निकलती है, कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं, फिर भी एक बार देख लेंगे। तो ये देखेंगे वैश्विक टीबी बोझ, ग्लोबल टीबी बर्डन में भारत सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पर चीन है। तो अब थोड़ा सा इंडोनेशिया देखेंगे, क्या ऐसे याद रख सकते हैं, भारत इंडो चाइना, भारत इंडो चाइना, कुछ ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत तो हमें पता ही है टॉप पर है, फिर उसके बाद है तो इंडो चाइना, इंडो से लेकिन इंडिया नहीं, याद रखिएगा इंडिया से, इंडो से इंडोनेशिया, तो भारत इंडोनेशिया चाइना ऐसे याद रख सकते हैं। 2015 से 23 भारत में टीबी की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन प्रोग्राम, नेशनल टीबी एरेडिकेशन प्रोग्राम NTEP के प्रभाव को रेखांकित करती है, जो 15 से 23 तक उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। ये देखिए 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये याद रख सकते हैं इसका फैक्ट। ये पूछ सकता है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष, तो 2022 में की गई थी। और सबसे मेन तो आपको लक्ष्य याद रखना है कि सबसे पहले टीबी रेडिकेशन प्रोग्राम का लक्ष्य क्या था आपका, 2030 था, जिसको कम करके 5 साल कम करके 2025 कर दिया। 2025 तो आधा हो ही गया है, और टीबी की अभी उल्लेखनीय उतनी भी कमी नहीं हुई है कि टीबी पूरी तरीके से रेडिकेट हो गई होगी। तो ये लक्ष्य तो पूरा होने वाला ही नहीं है, तो इससे अच्छा 30 को ही लक्ष्य रख लेते, 5 साल क्यों कम किया। लेकिन कम करने का एक रीजन ये भी होता है कि उसके तीव्र काम होने लगते हैं। 2025 लक्ष्य हुआ तो यदि 70% 60% भी काम हो गया होगा ना, तो भी काफी अच्छी उपलब्धि मानी जाएगी। और 2030 ही रखते तो 30 में भी यही काम होता है, इसलिए इस लक्ष्य को जितना कम किया जाए उतना ही अच्छा होता है। तो अभी तो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि इसका लक्ष्य ईयर कौन सा था, 2025 है, जो पहले 2030 था। ठीक है, अब देखिए भारत को ट्रैकोमा मुक्त कर दिया, ये तो पिछले भी आई दृष्टि में आपको पढ़ाया था कि भारत को WHO ने ट्रैकोमा मुक्त कर दिया। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत ऐसा करने वाला तीसरा देश, नेपाल और म्यांमार तो हमारे दोनों पड़ोसी हो गए। नेपाल और म्यांमार के बाद भारत ट्रैकोमा से मुक्त हो गया।
अब देखिए ट्रेकोमा क्या होता है, ये देखिए ट्रेकोमा एक नेत्र रोग होता है जो बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है और जिसमें आंखों के जो अपनी पलक होती है ना, इसमें धीरे-धीरे घाव हो जाता है, तो ये पलक हल्की सी अंदर को मुड़ जाती है। तो ये आपका जो कॉर्निया होता है उस पे इफेक्ट करने लगती है, आंखों में जलन होती है, खुजली होने लगती है, कॉर्निया को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर देती है ये। और इसको डब्ल्यूएचओ ने नेग्लिजिबल ट्रॉपिकल डिसीज, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में ये काफी रोग होता है। तो मतलब आप समझेंगे ये पलकों जो अपनी पलकें होती है ना, यहाँ घाव बनने लगता है और पूरी आंख आपकी ये घाव से भर जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो इसको बोलते हैं ट्रेकोमा। तो भारत को इससे मुक्त घोषित कर दिया गया। अब देखिए ट्रेकोमा उन्मूलन डब्ल्यूएचओ के प्रयास देख सकते हैं, पूछ सकता है सेफ रणनीति। तो ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए दिमाग पे एक बार याद रख सकते हैं, उसके अलावा कोई खास इंपोर्टेंट फैक्ट नहीं। ट्रेकोमा में भारत के प्रयास आपको इंपोर्टेंट नहीं देखनी। MBAVN, तो इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, पहले तो ये देखिए मॉडिफाइड वैक्सीना अंकारा बवेरियन नॉर्डिक, ठीक है। तो ये हो गया आपका MBAVN, एक बार अच्छा दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से देख लीजिए मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा बवेरियन नॉर्डिक। तो बवेरियन नॉर्डिक कंपनी का नाम है, जो आपकी डेनमार्क की कंपनी है। तो डेनमार्क स्थित बवेरियन नॉर्डिक कंपनी के द्वारा MBAVN आपका एम पॉक्स, मतलब जिसको पहले मंकी पॉक्स बोलते थे ना, तो मंकी पॉक्स का ये आपका पहला टीका बनाने वाला बवेरियन नॉर्डिक कंपनी बनी है, जो डेनमार्क कैसे, नॉर्डिक कंट्रीज में डेनमार्क आता है। तो डेनमार्क आप याद रख सकते हैं, डाल देगा यूएसए, चाइना, इंडिया, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं काफी हद तक कि नॉर्डिक, डेन, डिक से डेन रख सकते हैं, डा से डा मिला सकते हैं, नॉर्डिक का डा और डेनमार्क का डा, तो ऐसे कर सकते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज आपकी डेनमार्क बवेरियन नॉर्डिक के द्वारा MBABN से ही हो गया ना आपका बवेरियन नॉर्डिक, तो नॉर्डिक से आप डेनमार्क निकाल लेंगे। और MBA भी याद रख सकते हैं, मंकी पॉक्स वैक्सीन, इस टाइप से याद रख सकते हैं। MBA का फुल फॉर्म तो होता है मॉडिफाइड वैक्सीन अंकारा, लेकिन आप मंकी पॉक्स याद रख सकते हैं। MBABN क्या है, एमपॉक्स का पहला टीका घोषित करने वाला MBABN हो गया है। तो ये आपकी बवेरियन नॉर्डिक कंपनी है, डेनमार्क की कंपनी है। उसके बाद देखते हैं इसकी दो खुराकें, ये तो खास इंपोर्टेंट नहीं, सीधा यही पूछा जाएगा कि MBABN या एमपॉक्स का पहला टीका किस कंपनी के द्वारा घोषित किया गया है, किस देश की है कंपनी है। इस प्रकार से ये देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त 2024 को डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक द्वारा कोंगो गणराज्य, CDR और अन्य देशों में मंकी पॉक्स के बढ़ते प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया गया था। एक ये भी फैक्ट याद रख सकते हैं। और उसके बाद देखिए एमपॉक्स क्या है, एमपॉक्स रोग मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से होने वाला एक रेयर डिसीज है, एक दुर्लभ रोग है। ये जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक डिसीज मतलब जानवरों से ह्यूमन में फैलती है और ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट से भी ये फैल सकती है, लेकिन यह जूनोटिक डिसीज है, अर्थात ऐसा रोग जो पशुओं से मनुष्यों में प्रसारित होता है। ये रोग संक्रमित व्यक्ति से भी दूसरे संक्रमित व्यक्ति में फैल सकता है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देख लीजिए ये वाला 2022 को ही डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स की रोग का नाम बदलकर एमपॉक्स, मतलब 2022 से पहले एमपॉक्स का नाम हम मंकी पॉक्स बोलते थे, तो 2022 में डब्ल्यूएचओ का इसका नाम बदलकर मंकी पॉक्स की जगह एमपॉक्स कर दिया। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि MBA मॉडिफाइड वैक्सीना जो अंकारा या मंकी पॉक्स वैक्सीन है, उससे याद रख सकते हैं। BN क्या हो गया, बवेरियन नॉर्डिक, आपकी बवेरियन नॉर्डिक डा से आप डेनमार्क याद रख सकते हैं। और मंकी पॉक्स की ये पहली टीका होगा, ये याद रख सकते हैं। और 2022 में इसका नाम बदल दिया गया, ये भी याद रख सकते हैं। और जूनोटिक डिजीज है ये, मंकी पॉक्स वायरस से फैलता है। हिल कॉल सेम, ये भी आपका पीछे मतलब पिछली साल भी करंट अफेयर्स में रहा था। तो हिल कॉल से आप सीधा इसको तोड़ लीजिए, हिल और कॉल। कॉल का मतलब चौलेरा, चौलेरा कॉलेरा मतलब कॉलेरा बोलते हैं इसको, पढ़ते चौलेरा या जो भी है। कॉल मतलब हैजा, तो ये हैजा का नया टीका है। और हैजा फैलता किसको है, आपको पीछे ही बताया था, मतलब पीछे क्या आपको बायो की क्लास में बताया था, डाटा हैजा, वो सर के भी द्वारा बताया गया। तो किससे, ये आपका वाहक कौन होता है इसका, मक्खी। तो घरेलू जो मक्खी होती है उससे आपका, उसका डाटा हैजा मतलब डाटा का कि टाइफाइड और हैजा और आपका डायबिटीज, टाइफाइड हैजा और डायबिटीज आपकी फैलती है घरेलू मक्खी से। तो इसकी वाहक आपकी घरेलू मक्खी हो गई। हैजा के नए टीके का नाम है हिल कॉल, कॉल मतलब कॉलेरा, कॉलेरा का मतलब हैजा। और हिल क्या है, कंपनी का नाम है हिलमैन लेबोरेटरीज। ये किसकी कंपनी है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। तो अब कैसे याद रखेंगे इसको, अब आप अच्छे से याद रख पाएंगे इसको। हिल कॉल क्या है, हिल, हिल कंपनी का नाम है, कॉल कॉलेरा, हैजा का पहला नया टीका। और हैजा को भी आप समझाए घरेलू मक्खी से, डाटा हैजा, तो आपको हैजा उससे घरेलू मक्खी से भी समझाए, ठीक उसकी भी बता दी।
और ये हैजा का ओरल टीका है। तो ये ठीक है, एक नया सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा टीका है। तो आपको केवल हिलकॉल याद रखना है। पूछा जाएगा हिलकॉल क्या है, तो हैजा का नया टीका, हिल से आप याद रखेंगे हिलमैन लेबोरेटरीज, और कॉल से कॉलेरा याद रख सकते हैं, और हैजा का ये नया टीका, ये समझाई दिया है आपको। एक क्या है आपका यूबिकॉल एस टीका। यूबिकॉल, कॉल भी यहाँ से समझ रहे होंगे कि ये कॉलेरा का है, और एस से आप समझेंगे साउथ कोरिया। तो एस से साउथ कोरिया, कॉल से कॉलेरा, तो साउथ कोरिया का ये ओरल वैक्सीन है, ये भी जो यूबिकॉल है, जो आपको पीछे समझा है। तो ये हैजा का एक नए ओरल टीके की अपनी पूर्व योग्यता सूची में शामिल किया है किसने, WHO ने। तो यूबिकॉल और हिलकॉल आप समझ गए होंगे। अब देखिए हैजा एक क्या है, अत्यधिक गंभीर अतिसारित संक्रमण, डायोरियल इन्फेक्शन है। तो अतिसारित संक्रमण है, मतलब कि अति प्रसारित, काफी हद तक ये फैलता है। तो इसलिए हैजा को WHO ने एक अत्यधिक गंभीर अतिसारीय संक्रमण डिसीज माना है। और ये किसके द्वारा फैलता है, विब्रियो कॉलेरी। तो कॉलेरी से आप पकड़ लेंगे कि किसके बैक्टीरिया के द्वारा, किससे फैलता है, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया के जीवाणु के द्वारा दूषित भोजन या जल का उपयोग करने से फैलता है। तो ये फैलता किससे है हैजा, ये भी बता दिया। इसका वाहक क्या होता है, घरेलू मक्खी, आपको ये भी डाटा हैजा के नाम से। टाइफाइड और हैजा डायबिटीज, ये आपको सब समझाई दिया गया कि डाटा हैजा कैसे याद रखना है, किस बैक्टीरिया के, विब्रियो कॉलेरी के द्वारा फैलता है, और आपको यूबिकॉल और हिलकॉल के बारे में भी समझा दिया है। लास्ट न्यूज है आज की क्लास की, R21 मैट्रिक्स एम। तो ये मलेरिया का दूसरा टीका है जिसको WHO ने अप्रूव किया है। केवल ये याद रखना है आपको, R21 मैट्रिक्स एम क्या है, तो ये मलेरिया का टीका है। R21 मैट्रिक्स एम टीके को और बनाया किसने, इसको ऑक्सफोर्ड और सीरम ने। ऑक्सफोर्ड जो यूके की कंपनी है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडिया की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड और सीरम मिलके R21 मैट्रिक्स एम, एम का मतलब हो गया मलेरिया। तो आपको याद रखना है R21 मैट्रिक्स एम क्या है, ये पुरानी न्यूज है। यूबिकॉल, हिलकॉल, R21 मैट्रिक्स एम, ये सब पुरानी न्यूज़ है आपकी। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, पिछले साल की अक्टूबर सितंबर के आसपास की न्यूज़ हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। आपकी लगभग हेल्थ का और साइंस टेक का आपका ये इन्वायरमेंट का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब आपका एक डिफेंस का चैप्टर रह गया है, तो लास्ट क्लास आपकी आएगी डिफेंस के ऊपर, जो इसमें आपको पूरा डिफेंस लगभग कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो अच्छे से क्लास को करते रहिए, और यदि क्लास पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिए, और जैसे भी लगती है अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि क्लास में क्या इंप्रूवमेंट या कैसे आपको क्लास लग रही है, या कोई फैक्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, या कोई ट्रिक आपको समझ नहीं आ रही है, आप कमेंट जरूर किया कीजिए। और अनुभव सर के द्वारा भी आपको आगे क्लासेस करवाई जाएंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, इसी प्रकार क्लास करते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।